हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। रिया विप्लव को घूरते हुए बोली, अपना के तो देख, अपना ये 2 कौड़ी का डायलॉग अपने पास रख। विप्लव मुंह बनाते हुए अपना नाक नैपकिन से साफ करता है और अदिति की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं शोभित के दिल की धड़कनें विप्लव की बातों को सुनकर बढ़ गई थी। अमृत शोभित के चेहरे पर घबराहट देखकर बोला, क्या हो गया शोभित? शोभित अपने आप को नॉर्मल करते हुए अमृत से बोला, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमृत शोभित की बात पर अपना सिर हिला देता और निधि जी की तरफ देखने लगता है। इधर मृत्युंजय अपने कुर्सी पर बैठता है। उसके बगल में सुधांशु बैठा उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस बार आपने कौन सा ब्रह्मशास्त्र छोड़ा है? मृत्युंजय सुधांशु की बात पर तिरछा मुस्कुरा कर बोला, ऐसा ब्रह्मशास्त्र छोड़ा है ना कि देखो इंद्र मित्तल के हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। सुधांशु तिरछी नज़र से इंद्र मित्तल को देखने के बाद मृत्युंजय से बोला, आप जैसे बेदिल इंसान से और कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। मृत्युंजय सुधांशु पर कटाक्ष करते हुए बोला, तो तुम क्या चाहते हो? किसी एक के लिए मैं पागल हो जाऊं तुम्हारी तरह? सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, किसी एक से चाहत करके देखिए, जो सुकून मिलेगा ना वो कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं हर लड़की पर मुंह मारता हूँ? सुधांशु अपने कंधे उचकाते हुए बोला, आई डोंट नो कॉज, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है। मृत्युंजय फॉग उठाकर सुधांशु को धमकाते हुए बोला, देख रहे हो, गले में घुसा दिया ना तो बोलने लायक नहीं रहोगे, फिर तुम्हारी कहानी सुनने वाला कोई नहीं होगा। सुधांशु मृत्युंजय को उकसाते हुए बोला, आप में हिम्मत है तो मुझे जरा हाथ लगा कर दिखाइए, मेरी बहन आपको लात से मारेगी। मृत्युंजय आ रही नित्या की तरफ एक नज़र देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, फिलहाल के लिए तो तुम कुछ खाओ। सुधांशु कंफ्यूजन में मृत्युंजय की तरफ देखता है और पलटकर आ रहे नित्या की तरफ वो मृत्युंजय को बुरी तरीके से घूरने लगते हैं। नित्या सुधांशु के बगल में आकर बैठते हुए बोली, तुम काफ़ी अच्छा गाते हो सिद्धू। सुधांशु नित्या की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, थैंक यू, वैसे तुम भी आज प्रीटी लग रही हो। नित्या थोड़ी हैरान होकर बोली, मेरी तारीफ, थैंक यू सो मच। सुधांशु आगे और कोई भी बात नहीं करता और चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। नित्या भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती और अपने डिनर पर फोकस करने लगती है। इधर विप्लव निधि जी के पास आकर बोला, आपको पता है आंटी, आपकी बेटी बहुत खाती है, लेकिन मैं इकलौता हूँ जो इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। मेरा नाम विप्लव है, मुझे वापी कहते हैं। निधि जी विप्लव के कुछ से चेहरों को देख मुस्कुराते हुए बोली, तुम ही अदिति के होने वाले पति हो। विप्लव हल्का सा शर्मा कर बोला, काश ऐसा होता कि मेरे जैसा क्यूट लड़का मेरी क्यूट सी बन्नी का हस्बैंड होता, लेकिन मैं नहीं हूँ। अदिति जो कि अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी, निधि जी के बात पर बोली, मम्मा ये तो वापी है, सीनियर मेरे होने वाले हस्बैंड है। शोभित आकर निधि जी के पांव छूते हुए बोला, नमस्ते आंटी। निधि जी शोभित की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा खुश रहो बेटा, तुम हो मेरी अदिति के होने वाले पति। शोभित अपना सिर हिला देता है। विप्लव निधि जी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला, डोंट वरी आंटी, मेरा भाई सिर्फ 6 साल बड़ा है, अभी तो इंडिया में 10 साल 12 साल बड़े एज के गैप भी चलते हैं, और अगर लड़का सरकारी हो तो फिर 15 साल भी चलेगा। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, वापी यहाँ पर तुम्हारी एडवाइस किसी ने मांगी है क्या? नहीं ना, तो जाओ चुपचाप अपना डिनर करो। विप्लव निधि जी की तरफ देखते हुए बोला, आंटी मेरे भाई की बातों को ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा,
वो बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से कठोर और अंदर से बिल्कुल मुलायम। कभी कभी तो फल भी खिल जाते हैं, फूल भी खिल जाते हैं उनकी बातों में, जैसे नारियल में खेलते हैं। निधि जी विप्लव की बात पर अपना सिर हिला देती है। शोभित निधि जी की तरफ देखते हुए बोला, आंटी चलिए डिनर कर लेते हैं, वक्त हो गया है, आपको दवाई भी तो लेनी है ना। निधि जी शोभित की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तुम पसंद हो बेटा, बस मेरी अदिति को हमेशा खुश रखना। वो छोटी है, मासूम है, लेकिन कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। शोभित निधि की बात पर अपना सर हिला देता है। रचना आते हुए निधि जी से बोली, इस बात की फिक्र आप मत कीजिए बहन जी, अदिति अब हमारे घर की बहू नहीं बेटी है, आइए साथ में डिनर करते हैं। निधि जी की रचना की बात पर अपना सिर हिला देती है और सब लोगों के साथ आकर बैठ जाती हैं। अदिति निधि जी के बगल में बैठ जाती है। अब तो वो पल भर के लिए भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। वहीं वैशाली रह रह कर इंद्र मित्तल को घूर रही थी, लेकिन अमृत टेबल के नीचे से उसके हाथ को सहला रहा था, जिस कारण वैशाली चुपचाप बैठी अपना डिनर कर रही थी। इंद्र सुधांशु और नित्या की तरफ देखते हुए कशिश से बोले, कशिश ये नित्या किसके बगल में बैठी है? लगता है दोनों दूसरों को जानते हैं। कशिश एक नज़र सुधांशु को देखने के बाद बोला, मृत्युंजय सारंग का शाला है, सुधांशु अवस्थी। इंद्र कुछ देर याद करके बोले, सुधांशु अवस्थी मतलब शेखर अवस्थी का बेटा है वो? कशिश अपना सिर हिला इंद्र की तरफ देखते हुए बोला, जी हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? इंद्र अपने चेहरे पर बिना कोई रिएक्शन लिए मुस्कुराते हुए बोला, हमारी बहन पुराने पार्टनर थे वो, लेकिन बीच में उनको प्रोडक्ट में कुछ खराबी आने लगी, जिस कारण उनका सारा बिजनेस जमीन पर आ गया। कशिश इंद्र की बात पर बोला, लेकिन मैंने सुना था कि सारंग फैमिली ने ऐसा किया था उनके साथ, और आप कह रहे हो कि मित्तल इंडस्ट्रीज से भी उनका लेना देना था। इंद्र कशिश को देखते हुए बोले, अभी हम डिनर कर रहे हैं कशिश, घर चलकर बात करेंगे। कशिश इंद्र मित्तल की बात पर आगे और कोई सवाल नहीं करता और अपना सिर हिला देता है। वैशाली खाते खाते खांसने लगती है तो सब लोगों का ध्यान उस पर चला जाता है। इंद्र जब अब जाकर वैशाली को नोटिस करता है, वैशाली को देखते ही इंद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अमृत वैशाली को पानी पिलाते हुए बोला, आराम से खाओ। वैशाली अमृत की बात पर पानी पीकर आराम से अपना सिर डिनर करते हुए इंद्र की तरफ घूर कर देखती है तो इंद्र को ऐसा महसूस होता है जैसे वैशाली उसके गले को दबा रही हो। इंद्र को काफ़ी घबराहट महसूस होने लगती है। मीरा इंद्र के चेहरे को नोटिस कर रही थी। अब उसे भी थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था कि कुछ न कुछ तो गलत है। कशिश मीरा को इंद्र को देखता हुआ पाकर बोला, तुम इस तरीके से उन्हें क्यों घूर रही हो? कभी देखा नहीं है क्या? मीरा कशिश की बात पर कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप अपना डिनर करने लगती है। कुछ देर बाद उन दोनों का खाना पीना खत्म होता है। सारे मेहमान लगभग जा चुके थे। विप्लव सारे दोस्त को गुड बाय कहने के लिए बाहर आता है। बॉबी शुभ के सीने से लगे सो चुकी थी और शुभ उसे संभाल रहा था। विप्लव कुणाल की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू पार्टी में आने के लिए, और मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। कुणाल विप्लव के बात पर मुस्कुराकर बोला, नहीं, हम अपनी गाड़ी में चले जाएंगे और पार्टी काफ़ी अच्छी थी, गुड नाइट, कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। विप्लव कुणाल की बात पर ज़्यादा कुछ नहीं कहता और एक नज़र बॉबी को देखने के बाद
अपना सिर हिला देता है और वो सभी अपने घर घर के लिए निकल जाते हैं। सुधांशु महक के कहने के बावजूद सारंग विला में नहीं रुका था, बल्कि रिया और आरू को लेकर निकल गया था। विप्लव एक गहरी सांस लेकर विला के अंदर आता है। मित्तल फैमिली अपने घर के लिए निकल चुकी थी। राजीव, डेविड भी अपने घर के लिए निकल चुके थे। भारद्वाज फैमिली बस वहां पर रुकी हुई थी, क्योंकि वह अगली सुबह जाने वाले थे। विप्लव उछलते हुए अनमोल के कमरे में जाकर रुकता है। अनमोल, जो कि एक बुक निकाल कर पढ़ रहा था, दरवाजा खुलने की आवाज पर उस तरफ देखता है। अनमोल विप्लव को देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम कंगारू की तरह उछल कूद क्यों कर रहे हो? रात काफ़ी हो गई है, जाकर सो जाओ। विप्लव अनमोल के बेड पर बैठते हुए बोला, 1 महीने बाद हम लोगों का सेमेस्टर एग्जाम है। अनमोल अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो इसमें मैं क्या करूं? विप्लव अनमोल के पैर को दबाते हुए बोला, आप बहुत कुछ कर सकते हो, मुझ पर थोड़ी सी कृपया दृष्टि दिखा दो ना। अनमोल आराम से बिस्तर पर लेटते हुए बोला, ठीक से दबाओ। विप्लव अच्छे से अनमोल के पाँव को दबाते हुए बोला, मैं जो कह रहा हूँ कर दो ना प्लीज़ भाई। ये कहते हुए विप्लव पप्पी फेस बनाता है। अनमोल विप्लव की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी चीटिंग करने में मदद करूं, ठीक कहा ना? विप्लव अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोला, आप गलत कह रहे हो। फेल हो जाऊंगा लेकिन चीटिंग नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन आप कॉलेज में एग्ज़ाम के वक्त थोड़ी मदद कर दो तो अलग मैटर हो गए, या फिर मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दो जो 100% एग्जाम में आ सकते हैं। अनमोल विप्लव के घूरते हुए बोला, अगर मैं इस बारे में बुआ को बता दूं तो? विप्लव कुछ देर अपनी आंखें रोल करने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, आप ऐसा नहीं करोगे वरना मैं आपका पोल खोल दूंगा। अनमोल कंफ्यूज होकर बोला, व्हाट? क्या खोल दोगे? विप्लव तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आपने मेरी रिया को किस किया था ना, मैं इस बात को मामू और मामी को बता दूंगा। अनमोल अपनी आंखें बड़ी करके बोला, व्हाट द हैक यू लिटिल ब्रट, यू ब्लैकमेलिंग मी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विप्लव अनमोल के पैर को झटक कर बोला, मैं ऐसा ही हूँ, गाली देना बंद कीजिए वरना मैं अभी जाकर मामू को बता दूंगा। अनमोल विप्लव को रोकते हुए बोला, ओके फाइन, आई वांना टीच यू, लेकिन ये बात डैड और मॉम को पता नहीं चलनी चाहिए। विप्लव अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, कौन सी? पढ़ा रहे हो या फिर रिया की किस वाली? अनमोल अपने दांत पीसते हुए बोला, रिया की किस वाले? विप्लव अपने शर्ट को कॉलर चढ़ाकर बोला, आप भी क्या याद रखोगे? ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वेल, गुड नाइट ब्रो। इतना कहकर विप्लव मजे के साथ घूमते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अनमोल उस लड़के को जाता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेता है और लाइट ऑफ करके सोने लग जाता है। जब से फलक ने रुद्र के साथ ब्रेकअप किया था, फलक वापस इंदौर अपने डैड शैलेंद्र अवस्थी के पास आ गई थी। फलक अपने कमरे में बैठी नेटफ्लिक्स में मूवी देख रही थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और शैलेंद्र आते हैं। फलक अपने डैड की तरफ देखते हुए बोली, आप अभी तक सोए नहीं डैड? शैलेंद्र आकर फलक के बिस्तर पर बैठते हुए बोले, मैंने देखा मेरी बेटी कुछ ज़्यादा ही उदास है आजकल। क्या हो गया मेरी राजकुमारी को? क्या वो अभी भी डैड से नाराज़ है? फलक लैपटॉप बंद करके शैलेंद्र जी के पैरों पर अपना सर रखते हुए बोली, डैड,
आप मॉम से बहुत प्यार करते थे ना? फलक के अचानक सवाल पर शैलेंद्र जी के हाथ जो फलक के बालों में जा रहे थे रुक जाते हैं, लेकिन वो हल्का मुस्कुराकर फलक के सर को सहलाते हुए कहते हैं, ये भी कोई सवाल है बेटा? फलक अपनी नज़रें उठा शैलेंद्र को देखते हुए बोली, तो मॉम हमें छोड़कर क्यों चली गई डैड? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं थी? शैलेंद्र फलक के सर को सहलाते हुए बोली, और मेरे पास इस सवाल का जवाब होता तो मैं तुम्हें ज़रूर देता। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ कहाँ है। फलक शैलेंद्र जी के चेहरे को देखते हुए बोली, डैड, कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो आप मुझे नहीं बताना चाहते? अगर है तो बता दीजिए, कहीं किसी और से पता चला तो मैं टूट कर बिखर न जाऊँ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।